क्या न्यूरालिंक ने 1500 बंदरों को मार डाला है न्यूरालिंक ब्रेन टेस्टिंग में, इस न्यूरालिंक को इम्प्रूव करने के चक्कर में। और अब वही न्यूरालिंक ह्यूमंस पर भी टेस्टिंग करने जा रहा है। तो इस बात की आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। न्यूरालिंक या फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अभी तक के सबसे सेंसिटिव दौर से गुजर रहे हैं। बट अगर बेनिफिट्स को देखा जाए तो ऐसे हजारों केसेस हैं कि इन्वेजिव मेथड से फिर नॉन इन्वेजिव मेथड से यहाँ पर सैकड़ों लोगों के हाथ पैर टूट जाने पर फिर फुल बॉडी पैरालिसिस होने के बावजूद उनके ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके टेक्नोलॉजीज लाइक यूटा एरे, BCI या फिर स्टीफन हॉकिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्रेन से कम्युनिकेशन कराने वाला ही हो। ये सब अगर ध्यान से सोचा जाए तो BCI अभी तक के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ह्यूमंस की टैकल कर सकता है। और अगर बात करें न्यूरालिंक की, जो कि बाहर नहीं दिमाग के अंदर लगा जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1920s के साइंटिस्ट हैंस बर्गर इन्होंने पहली बार ये डिटेक्ट किया थी हमारा दिमाग जब अपनी बॉडी से कोई मूवमेंट करते हैं तो ये काम हमारा दिमाग इलेक्ट्रिक सिग्नल इमिट करता है बॉडी के उस पार्ट को मूव करवाने के लिए। और फुल बॉडी मूवमेंट थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल ही होता है। और हैंस बर्गर ने इस अंडरस्टैंडिंग को एक न्यू साइंस इलेक्ट्रिकल एंसेफेलोग्राफी नाम दिया, जिसमें उन्होंने ब्रेन में मूवमेंट के दौरान इमिट होने वाले सिग्नल को कैसे रिकॉर्ड करना है ये समझा और डेवलप किया। बर्गर ने पाया कि रिदमिक और ऑसिलेटिंग ब्रेन वेव्स कैसे हमारे डिफरेंट इमोशन और थिंकिंग के दौरान अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पहले इन्हीं ऑसिलेशंस को देखकर हमारे मेंटल मूवमेंट पर साइकोलॉजिस्ट इन वेव्स को स्टडी करके कोई फैसला लेते थे। बट उस वक्त ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का कोई मतलब नहीं था जब तक कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब तक डिजिटल कंप्यूटर पिक्चर में नहीं आए थे। 1920s की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। बट लेट 90s में EEG यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी और कंप्यूटर के इंटरेक्शन से पहला ब्रेक थ्रू हुआ जब खोपड़ी पे ये वायर बिछाने के बजाय, क्योंकि पहले ब्रेन सिग्नल इसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था, बट लेट 90s में यूटा एरे यानी 100 इलेक्ट्रोड कनेक्शन, तो 2 वायर और 2 यूटा एरे में आपके सिर में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डायरेक्ट इन्वेजिव मेथड से घुसा दिया जाता था। जब BCI के न्यू मेथड से सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था तो सिग्नल का रेजोल्यूशन पहले से बहुत ही ज्यादा हाई था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स यानी दिमाग की नसें बहुत ही ज्यादा घनी होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करती हैं। और इसी यूटा एरे BCI की वजह से एक ह्यूमन पहली बार अपने दिमाग के थॉट्स से ही रोबोटिक लिम्स को मूव कर पा रहा था, ऐसे किसी बॉल को पकड़ पा रहा था। ये आपको यूटा एरे का थोड़ा सा इम्प्लांट डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, कोई भी नॉर्मली मजे के लिए नहीं करवाएगा। बेसिकली BCI टेक्नोलॉजी में एक प्रोसेसर आपके ब्रेन से इमिट होने वाले इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल लैंग्वेज में प्रोसेस करता है। और इसी तरीके से हम लोग अपने थॉट्स को, क्योंकि हमारे सोचने से ही ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल इमिट होता रहता है, यानी आपके सोचने से ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होता है, इसे कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है और उससे जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स को मूव होने का ऑर्डर देता है, जो कि आगे चलकर सॉफ्टवेयर में होने वाले सालों के इम्प्रूवमेंट में बदलता आया है, बेहतरीन होता आया है। और इसी तरीके से शुरुआती BCI डिवाइसेस डेवलप हुए थे सीवियर डिसेबिलिटीज को दूर करने के लिए और दोबारा जल्दी से ही ठीक होने के लिए। एग्जाम्पल के फुल बॉडी पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, फिजिकल इंजरीज लाइक हाथ पैर का टूटना। BCI अब उस रास्ते पर आ चुकी है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस और कीबोर्ड के बाईपास करके थॉट से ही कर्सर को कंट्रोल कर पा रही है। अगर देखा जाए तो ये सब अभी भी वायरलेसली नहीं हो रहा था, यानी वायर्स की मदद से हो रहा था। न्यूरालिंक एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बट पुरानी BCI का एक एग्जाम्पल देखिए। ये कहानी एक सर्टन ऑस्कॉम की, जिसके कमर के नीचे की सारी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी 12 साल पहले एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से। और उन्हें इसी यूटा एरे से BCI की मदद से जिससे 2 डिवाइसेस कनेक्टेड थे। सबसे पहले उनका वॉकर, क्योंकि ब्रेन के द्वारा सिग्नल देने पर वो अपने आप मूव करता था, और दूसरा कनेक्टेड उनकी स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी में। डॉक्टर ने उनकी पैरालाइज्ड बॉडी में ब्रेन के सिग्नल से उस कनेक्टर को इंडिकेट करके उनके ब्रेन से स्पेसिफिक पार्ट्स को सिग्नल इमिट करवा के कमर के नीचे के डिजायर्ड मसल का मूवमेंट करवाया, जो कि पहले से पैरालाइज्ड था। और रिजल्ट, सर्टन ऑस्कॉम ने दोबारा चलने की एबिलिटी इसी BCI टेक्नोलॉजी की वजह से बारह ब्रेन से इस कनेक्टर को सिग्नल इमिट करवा कर बिना किसी की सपोर्ट के उन्हें पैरालाइज्ड बॉडी को रीगेन कर लिया और दोबारा चलने की एबिलिटी हासिल कर ली। ये जितना ज्यादा पेनफुल लगता है उतना ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। बाय द वे इसकी लिमिटेशन भी बड़ी थी, लाइक ब्रेन के केवल एक पार्ट को ही फोकस कर सकता है कंपेयर टू नॉन इन्वेसिव BCI। इससे बिना ऑपरेशन के ब्रेन में ऊपर से ही लाइक कर्नल BCI, ये एक नॉन इन्वेसिव BCI बनाने वाली कंपनी है जो कि एक BCI हेडसेट डिजाइन करती है जो कि पूरे सर को कवर करता है। यानी ये तो लो सिग्नल कैच करता है बट बिग कवरेज देता है, वो भी सेम टाइम में, क्योंकि इन्वेसिव मेथड में ऐसा करने में
बहुत से यूटा एरे लगाने पड़ेंगे। कर्नल BCI एक बायोसेंसिंग हेडसेट टेक्नोलॉजी है। आगे चलकर वर्चुअल रियलिटी, वीडियो गेम्स, नॉर्मली स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इन सारी टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है। बट पुरानी BCI जिसमें यूटा एरे, जिसमें 100 इलेक्ट्रोड्स थे ब्रेन सिग्नल को रिसीव करने के लिए, इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑफ ब्रेन सिग्नल रिकॉर्ड होते थे और इस तरीके की सर्जरी करने के लिए एडवांस न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती थी। उसमें इस कंप्यूटर चिप न्यूरालिंक N1 में एक ऑटोमेटिकली सर्जरी करने वाला R1 रोबोट, इसकी मदद से ये ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा। इसके बाद इसने हजारों बार फेक ब्रेन बॉट्स और रियल लाइफ एनिमल्स पर इम्प्लांटेशन कर करके सुपर ह्यूमन प्रिसिशन गेन कर लिया है। क्योंकि मशीन होने की वजह से गलती होने की गुंजाइश नहीं है और जहाँ पर इसमें यूटा एरे, इसमें 100 इलेक्ट्रोड्स होते थे, वहाँ पे न्यूरालिंक 1000 इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ह्यूमन हेयर से 100 गुना पतले होंगे। यानी न्यूरालिंक के इलेक्ट्रोड्स यूटा एरे से काफ़ी इफिशिएंट और एडवांस हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से 1000 चैनल के थ्रू सिग्नल डिटेक्ट कर पाएंगे। जहाँ इन्वेजिव मेथड में आपको हेडसेट लादना पड़ता था, वहाँ न्यूरालिंक आज से 20 से 30 साल बाद हज़ारों टेस्टिंग और रिजल्ट के बाद इस टेक्नोलॉजी से ह्यूमंस को जोड़ने के दावा कर रही है। और एक एडवांस ह्यूमन साइबॉर्ग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन या फिर हाथ, पैर, दिल सब टूटने और फूटने के बाद उसमें दोबारा रिबिल्ट रोबोटिक लिम्स की वजह से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि रियल है, आज भी रियल टाइम में हो रहा है। न्यूरालिंक में नहीं, बाकी अलग कंपनियों में। तो इलन मस्क ने इन सारी सिचुएशन को जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक बॉडीज से एक फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन साइबॉर्ग का भी सपना देखा है। AI रिस्क और सिविलाइजेशन रिस्क से बच सकते हैं। बट इन सारी बातों में न्यूरालिंक पे ये सवाल भी उठते आए हैं कि इलन मस्क ने न्यूरालिंक की टेस्टिंग के दौरान तो 1500 से ज़्यादा बंदरों को, एनिमल्स को मार डाला है। इलन मस्क ने इन सारे दावों को कम्प्लीटली डिनाई किया है। पुराने BCI के अगर एक्सपेरिमेंट्स को देखा जाए, उसमें भी पहले ये खबर आती थी यूटा एरे BCI टेस्टिंग में भी हज़ारों बंदरों की जाने गई हैं, जो कि न्यूरालिंक के टाइम पर भी उठी है। बट वाइल्ड ने US के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ये जानकारी दी है न्यूरालिंक के पुराने एम्प्लॉय से बात करके, जिसमें उस एम्प्लॉय ने बताया अगर पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स को ही छाना जाए, 12 मंकी इसी डॉक्यूमेंट्स में ही न्यूरालिंक इम्प्लांट की वजह से मारे गए। यानी जब किसी एनिमल को या ह्यूमन को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए इंजेक्शन देकर यूथनाइज्ड किया जाता है, जिसे इन मंकीज की ब्रेन में इम्प्लांट होने के बाद इस पेन से वो बचकर धीरे धीरे मर जाते हैं। इसमें रिपोर्ट में ये साफ है उन्हें सर्जिकल पॉइंट्स को इम्प्लांटेशन के बाद स्क्रैच कर रहे थे और इस चिप को स्क्रैच कर करके निकाल दिया, इससे ब्रेन में हैवी ब्लीडिंग होने लगी। न्यूरालिंक के कंप्यूटर चिप में भी इसमें बैटरी, सर्किट, इलेक्ट्रोड्स परत पर लगाई गई है। इसमें बैटरी लिथियम आयन की है। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम एक केमिकल ह्यूमन के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। लिथियम का एक पॉइंट भी ह्यूमन बॉडी को खत्म कर सकता है। अब ब्रेन में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान भी चिप में हीटिंग इश्यू होगा, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम बना सकता है। इलन मस्क ने अपने लाइव इवेंट में इन मॉन्कीज के बारे में ये तो बताया है कि कैसे ये मॉन्की बिना कंप्यूटर को टच किए पिंग पोंग गेम खेल ले रहे हैं, लेकिन इस अंजाम तक पहुंचने के लिए कितने मॉन्कीज की जान गई है, इसे कम्प्लीटली इग्नोर किया है। बट आफ्टर लॉट ऑफ सक्सेस न्यूरालिंक को FDA ने अप्रूवल दे दिया है। और रिसेंटली अनाउंसमेंट के बाद इलन मस्क ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगले 7 से 8 सालों तक न्यूरालिंक ह्यूमन टेस्टिंग करने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।